मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप लोग का फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना कि गति क्या होता है, इनके विभिन्न फैक्टों पे हम लोगों ने चर्चा किया था और हम लोगों ने जाना कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है ना, चाल इस और वेग के बारे में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के बातों का चर्चा यहाँ पे किया था। तो इसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज को हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि त्वरण क्या होता है और ये किस प्रकार जो है हमारे गति को प्रभावित करता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। चलिए त्वरण हम लोग जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। किसे कहते हैं त्वरण? चलिए हम लोग इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसका डेफिनेशन यही है बच्चों कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका हम लोग व्यंजक जो लिखते हैं वो इस प्रकार होता है कि नहीं, वेग बटा समय, नहीं, वेग बटा समय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। वेग बटा समय त्वरण कहलाता है। तो ये चीज़ होता है। तो आप इसको यदि एडवांस रूप में यदि त्वरण का डेफिनेशन यदि या व्यंजक लिखना चाहिएगा, इस प्रकार लिखेंगे कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं, है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो वेग का मात्रक आप जानते हैं बच्चों क्या होता है कि मीटर पर सेकंड होता है और नीचे में भी समय है, तो समय का मात्रक सेकंड हो गया बच्चों। तो कुल मिलाकर के इसका मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। बीमा आप जानते हैं कि इसके बीमा क्या होता है? इसकी बीमा होती है LT-2 होता है बच्चों। तो ये बात हम लोग पढ़े हैं और जाने भी हैं। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर इसके बारे में कुछ विशेषताएं जानते हैं हम लोग कि देखिए, माना कोई कण है ना, माना कोई कण t1 समय में v1 वेग से, t1 समय में v1 वेग से तथा अगले t2 समय में v2 वेग से गतिशील है, v2 वेग से गतिशील है। तो कण का t2 माइनस t1 समय में वेग परिवर्तन कितना होगा बच्चों? आप बता सकते हैं कि t2 माइनस t1 समय में कण का वेग परिवर्तन हो जाएगा v2 माइनस v1। जहाँ मेरा v1 जो है, यहाँ मेरा v1 जो होता है उसको हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं और v2 जो होता है उसको हम लोग अंतिम वेग कहते हैं। तो कण में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों? कण में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? तो v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो डेट मीन्स a इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। ये मेरा क्या हो गया? त्वरण हो गया। तो यहाँ निम्नलिखित शर्त जो है हम लोगों को देखना है, कंडीशन इसका। शर्त नंबर 1 यहाँ आएगा, कंडीशन नंबर 1। पहला नंबर का कंडीशन क्या होगा? देखिए, यदि v2 बड़ा है v1 से, यदि v2 बड़ा मतलब अंतिम वेग बड़ा है प्रारंभिक वेग से, तो अब ऊपर के व्यंजक से आप बता सकते हैं कि त्वरण क्या होगा मेरा? त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको हम लोग धनात्मक त्वरण भी कहते हैं, हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी हम लोग कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहेंगे। वहीं दूसरा नंबर का, यदि v2 छोटा हो v1 से, नहीं, तो त्वरण मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? तो a इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं।
है ना, इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग डिसलेरेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है ना, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, मंदन कहते हैं, डिसलरेशन कहा जाता है। वहीं तीसरा नंबर का कंडीशन में आता है बच्चों कि यदि वेग में परिवर्तन ही ना हो, यदि v1 बराबर v2 हो, समय में परिवर्तन के साथ यदि कण का वेग में परिवर्तन ना हो तो त्वरण क्या हो जाएगा आप जानते हैं। तो ऊपर के समीकरण से हम जानते हैं कि त्वरण a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन नहीं होता है, उस प्रकार के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वेग। तो एक समान वेग में त्वरण शून्य होता है। एक समान वेग में त्वरण कितना होगा, एक समान वेग में त्वरण शून्य होता है। एक समान वेग में त्वरण बच्चों शून्य हो जाता है, हम लोग ये बात जानते हैं। तो धनात्मक वेग से मेरा क्या तात्पर्य है बच्चों, क्या हम लोग धनात्मक वेग किसको कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी है ना बाइक या फिर बस या फिर ट्रेन है ना, यदि आपने गति को शुरू करने की अवस्था में रहता है तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जाता है। पहले उसका वेग 0 होता है, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40, 50, 60 इस प्रकार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार वेग में बढ़ोतरी के क्रम में उस है ना वाहक या वाहन में त्वरण जो उत्पन्न होगा उसको धनात्मक हम लोग त्वरण कहते हैं। वहीं ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब वो अब यदि ब्रेक लगाता है, कोई भी गतिशील वाहन यदि अपने बाइक में, बस में या ट्रेन में ब्रेक लगाता है तो उसका वेग जो होता है धीरे धीरे घटता है ना, घटता है। तो 80 से जैसे 60 होगा, 60 से फिर 40 आ जाता है, 40 से 20 होता है। इस प्रकार वेग में जो है ना घटोत्तरी होती है, तो उसी घटोत्तरी को हम लोग ऋणात्मक त्वरण से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि किसी कण का यदि वेग में परिवर्तन हो ही ना, है ना, यदि वो समान समय में परिवर्तन के साथ साथ यदि कण का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में कण का त्वरण जो होता है बच्चों वो 0 होता है। तो ये वेग हम लोग जानते हैं बच्चों। तो दूसरी बात होता है कि त्वरण जो होता है वो वेग से संबंधित है, त्वरण वेग से संबंधित होता है बच्चों, है ना, त्वरण वेग से संबंधित होता है, त्वरण वेग से संबंधित होता है, वेग से संबंधित होता है, इसलिए त्वरण एक सदिश राशि होगा, है ना, इसलिए त्वरण एक सदिश राशि होता है, त्वरण एक सदिश राशि होता है, त्वरण एक सदिश राशि होता है। इस प्रकार जो है बच्चों हम लोग है ना एक समान त्वरण को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यदि समय के साथ यदि कण का वेग में परिवर्तन यदि समान होता है तो उसको हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। तो एक समान, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक समान त्वरण हम लोग किसको कहते हैं देख लेते हैं। एक समान त्वरण किसे कहते हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है उसको। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इस प्रकार आप लोग जानते ही हैं एक समान त्वरण का। देखिए यदि है ना समान समय अंतराल में, है ना, यदि समान समय अंतराल में, है ना, कण का वेग परिवर्तन, कण का वेग परिवर्तन समान हो, है ना, कण का वेग परिवर्तन समान हो तो है ना उस कण का त्वरण, है ना, उस कण का त्वरण एक समान कहा जाता है ना, उस कण का त्वरण एक समान कहा जाता है बच्चों, है ना, एक समान कहा जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि एक समान त्वरण किसको कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए एक समान त्वरण जो होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे देखिए माने कि कोई किसी कण का प्रथम घंटा में तो वेग जो होता है मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड है,
दूसरे घंटा में कण का वेग बढ़ करके 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वहीं तीसरे घंटा में कण का वेग 15 मीटर पर सेकेंड हो जाता है और चौथे घंटा में कण का वेग यदि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि समान है कि नहीं, दो समय अंतरालों में कण का जो होता है वेग परिवर्तन समान होता है। तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा बच्चों, 5 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे समय अंतराल में भी कण का वेग में परिवर्तन 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तीसरे समय अंतराल में भी कण का वेग 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये पहला समय अंतराल था, ये दूसरा समय अंतराल है, ये तीसरा समय अंतराल होता है। तो यदि हम इसका ग्राफ यदि खींचते हैं बच्चों, एक समान त्वरण का यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये समय अक्ष हो गया, ये हमारा वेग अक्ष होता है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं यदि यह पहला घंटा है, ये दूसरा घंटा है, ये तीसरा घंटा है, ये चौथा घंटा है, ये पाँचवा घंटा। इसी प्रकार यहाँ पर भी है ना, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। तो इस प्रकार यदि हम लोग है कि नहीं, पहला घंटा में वेग था 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे घंटा में वेग 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा घंटा में वेग 15 मीटर पर सेकंड और चौथा घंटा में वेग 20 मीटर। और सभी बिंदु को यदि हम लोग बच्चों मिलाते हैं तो हम लोगों को एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक समान त्वरण की अवस्था में एक समान त्वरण की है ना, एक समान त्वरण की अवस्था में कण का है ना त्वरण का वेग परिवर्तन है ना, वेग परिवर्तन समान होता है। कण का वेग परिवर्तन समान होता है, वेग परिवर्तन समान होता है तथा वेग और समय के बीच है ना, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है कि नहीं, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इसी एक समान त्वरण की अवस्था में हम लोग गति का समीकरण बच्चों प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं एक समान त्वरण की अवस्था में एक समान त्वरण की अवस्था में है ना गति का समीकरण। तो मैंने है ना इस समीकरण को 3 भागों में विभाजित किया है बच्चों। तो इस हम गति का समीकरण को 3 तरह से प्राप्त करेंगे। एक होता है सामान्य गणितीय विधि, है ना, एक सामान्य गणितीय विधि से हम लोग वेग समीकरण प्राप्त करेंगे। दूसरा नंबर में होता है कलन विधि किसको कहते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन मेथड है कि नहीं का प्रयोग करेंगे और हम लोग है ना गति का समीकरण हम लोग प्राप्त करेंगे। तीसरा नंबर में होता है ग्राफीय विधि, है ना, ग्राफीय विधि से भी हम लोग है ना गति का समीकरण बच्चों प्राप्त करेंगे। तो ये 3 विधि होता है, इसको हम लोग जनरल मैथमेटिकल मेथड कहते हैं नहीं, और दूसरा जो होता है इसको कैलकुलस मेथड कहते हैं और तीसरा नंबर में होता है ग्राफिकल मेथड से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों सामान्य गणितीय विधि से हम लोग किस प्रकार गति का समीकरण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सामान्य गणितीय विधि, है ना, सामान्य गणितीय विधि से गति का समीकरण। तो पहला नंबर में देखिए क्या होगा। तो इसको हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग प्राप्त करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए माना कोई कण प्रारंभिक समय t1 में x1 दूरी है ना, x1 दूरी प्रारंभिक वेग u से तय करता है तथा अंतिम समय t2 में x2 दूरी अंतिम वेग v से तय करता है।
अंतिम वेग v से तय करता है। तो कण का, है ना, तो कण का t2 माइनस t1 समय में, तो कण का t2 माइनस t1 समय में वेग परिवर्तन कितना होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं। तो t2 माइनस t1 समय में कण का वेग परिवर्तन कितना होगा, v माइनस u। तो कण में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कण में उत्पन्न त्वरण, कण में उत्पन्न त्वरण कितना होगा बच्चों, तो A इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बटा t2 माइनस t1। तो इस t2 माइनस t1 जो होता है बच्चों, उसको हम लोग t सुविधा के लिए मान लेते हैं, माना है कि नहीं। t2 माइनस टी को हम लोग सुविधा के लिए t मान लेते हैं बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए v माइनस यू बटा t। तो फिर लिखेंगे डेट सिंप्लाइज v माइनस यू इज इक्वल टू हो गया at बच्चों। तो अब हम लोग u को बराबर के उधर कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at मिला। तो ये मेरा पहला जो होता है वो गति का समीकरण होता है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस at। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है गति के संबंध में। तो इसके बारे में जो है हम लोग आगे भी हम लोग इसका पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स इसके संबंध में हम लोग बनाएंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरा समीकरण क्या होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा समीकरण पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि गति में जो कण का जो वेग था, कण का वेग है नहीं, कण का वेग देखिए u से बदलकर, कण का वेग u से बदलकर v हो जाता है ना, v हो जाता है। तो संपूर्ण यात्रा में कण का औसत वेग कितना होगा, संपूर्ण यात्रा में कण का औसत वेग कितना होगा, संपूर्ण यात्रा में कण का औसत वेग हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे v एवरेज, ये हो जाएगा औसत वेग, है ना। तो औसत वेग हम लोग जानते हैं कि दोनों वेगों को जोड़ करके 2 से हम लोग भाग दे देते हैं बच्चों, इस प्रकार होता है। तो यहाँ हो गया v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू बटा टी। तो हम लोग उधर से जो समीकरण प्राप्त किया था समीकरण 1 नंबर से, तो वो क्या होता था बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ये समीकरण मेरा था। तो यहाँ पर हम लोग v का मान रख देंगे, ये समय। तो v का मान रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, u प्लस ए टी और प्लस u और नीचे में हो गया बटा 2। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2u और इधर हो गया 80 और नीचे में हो गया बटा 2। तो 2 को हम लोग सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो गया, 2u/2 और प्लस यहाँ पर हो गया 80/2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखिए v एवरेज इज इक्वल टू हो गया, है ना, u प्लस, है कि नहीं, u प्लस 80 यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे बच्चों, इस प्रकार। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि आगे क्या होता है। देखिए औसत वेग की परिभाषा से हम लोग जानते हैं औसत वेग क्या होता है ना, वेग है, यहाँ पर चाल नहीं है बच्चों। औसत वेग v एवरेज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं विस्थापन हो गया t2 माइनस t1, समय में कण का विस्थापन x2 माइनस x1 होगा और समय हो जाएगा t2 माइनस t1। तो यह मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। देखिए यह मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, यह मान ऊपर के, है ना, यह मान ऊपर के समीकरण में, है ना, यह मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, तो रखेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा बच्चों, इस प्रकार देखिए एवरेज के जगह में हम लोग रख देंगे x2 माइनस x1 बटा यहाँ पर हो जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू यू प्लस 80/2 हो जाएगा। पहले ही हम लोगों ने t2 माइनस t1 को t माना था बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 बटा t इज इक्वल टू यू प्लस यहाँ हो गया 80/2 होगा। तो हम लोग t को अब उधर ले जाएंगे बच्चों, तो कितना मिलेगा हम लोग को, देखिए ये मिलेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये हो गया ut प्लस यहाँ पर कर देंगे हाफ और ये हो गया 80 स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 जो है इसको हम लोग s मान लेते हैं सुविधा के लिए। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए ut प्लस ये हो गया हाफ 80 स्क्वायर। देखिए जहाँ s इज इक्वल टू कितना है मेरा, x2 माइनस x1 हो गया। तो ये मेरा दूसरा गति का समीकरण हमको प्राप्त हो गया बच्चों।
ये हमें मुझे दूसरा गति का समीकरण प्राप्त हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कहेंगे। तो अगला समीकरण की और हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं, तो देखेंगे देखते हैं त्वरण की परिभाषा हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है। देखिए त्वरण की परिभाषा से, नहीं, त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण का परिभाषा क्या होता है बच्चों? त्वरण का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू होता है कि नहीं, V माइनस यू और नीचे में T होता है। तो डेट सिंप्लाइज, इससे हम लोग T को कैलकुलेट कर लेंगे। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V माइनस यू बटा यहाँ पर A हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ ऊपर के समीकरण में T है, समीकरण 3 में, वहाँ पर हम लोग वैल्यू को बैठा देंगे। तो लिखेंगे कि T का मान है कि नहीं, T का मान यहाँ पे देखिए, टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एस बराबर ये हो गया यू और टी का मान हो जाएगा भी माइनस यू बटा ए और प्लस 1/2 ये हो गया ए, और इधर कितना हो जाएगा? देखिए भी माइनस यू है कि नहीं, भी माइनस यू बटा ए का ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। जहाँ जहाँ टी था मैंने वहाँ पर ये बात रख दिया बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या समीकरण प्राप्त होता है। तो यू को अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यू भी, यू को यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटा ए बच्चों, प्लस 1/2 ये हो जाएगा मेरा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी और नीचे में हो जाएगा मेरा बटा ए स्क्वायर। तो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नीचे में एक ए बचा, अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 2a है और यहाँ पर a है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2a। तो ए कैंसिल हो गया बच्चों, 2 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 2u भी प्लस माइनस 2, यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर और यहाँ पर जो था वही उतर जाएगा क्योंकि 2a है, 2a को भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक को ऊपर से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 2u भी। देख पा रहे हैं यहाँ 2u भी प्लस है, यहाँ 2u भी माइनस है, तो 2u भी कैंसिल हो गया बच्चों। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, पुनः डेट सिंप्लाइज। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? देखिए माइनस 2u स्क्वायर में एक यू स्क्वायर घट गया तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर आ गया आपका 2a। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर है ना, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2as। अब यू स्क्वायर को हम लोग बराबर को उधर कर देंगे बच्चों तो हमको प्राप्त हो जाएगा भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा तीसरा गति का समीकरण प्राप्त हो जाता है बच्चों। ये हमें तीसरा गति का समीकरण, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 4 कहेंगे। तो हम लोग चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि nवें समय में है ना तय की गई है ना दूरी का समीकरण क्या होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे बच्चों। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी हम लोग देखेंगे बच्चों। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हम लोग व्यंजक निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बच्चे nवें सेकंड में, देखिए nवें सेकंड में, nवें सेकंड में तय की गई, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक, दूरी का व्यंजक क्या होगा? nवें सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक क्या होगा बच्चों? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे इसका व्यंजक, तो वो चीज़ हम दिखाते हैं। देखिए nवें सेकंड में है ना, nवें, यहाँ भी होगा nवें सेकंड में, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का है ना, दूरी, देखिए n दूरी n सेकेंड में, n सेकेंड में है कि नहीं, n सेकेंड में तथा n-1वें सेकेंड में, n-1वें सेकेंड में तय की गई है कि नहीं, तय की गई दूरी में अंतर है कि नहीं, तय की गई दूरी में अंतर, तय की गई दूरी में अंतर
के रूप में है कि नहीं परिभाषित किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी n सेकंड में तथा n-1वें सेकंड में तय की गई दूरी में अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम लोग समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों, समीकरण का गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। समीकरण से हम लोग जानते हैं कौन सा समीकरण होता है, s बराबर यू टी प्लस ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। यदि समय को हम लोग n कहते हैं, n सेकंड में यदि t इज इक्वल टू n तो s इज इक्वल टू हो जाएगा एस एन। नहीं, यदि हम समय को n कर देंगे तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी तो n पर डिपेंड करेगा, है ना। तो हम ये मान को वहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब इसी तरह हम लोग यदि कहें कि समय का मान n-1 हो जाए, यदि t इज इक्वल टू n-1 तो दूरी कितनी तय हो जाएगी, s-1 हो जाएगा बच्चों। अब ये समीकरण में हम लोग रखेंगे तो sn-1 इज इक्वल टू हो गया u, है ना, un-1 प्लस 1/2 a और इधर हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। तो ये दो समीकरण, तो दोनों को हम लोग घटाएंगे तो इसको घटाएंगे। हम लोग पहले कहा है कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी और n-1वें सेकंड में तय की गई दूरी का अंतर n सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि n, देखिए s, तो s है कि नहीं, s nवें सेकंड में, देखिए है ना, nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा, तो हम लोग इसको इस प्रकार होगा। यहाँ देखिए एस एन माइनस हो जाएगा sn-1, तो दोनों को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि n सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो डेट सिंप्लाइज हम इसी तरह लिखेंगे एस एनवें सेकंड में, तो कितना होगा, एस एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, तो एस एन का वैल्यू कितना हो गया, यू एन प्लस 1/2 इधर हो जाएगा ए एन स्क्वायर माइनस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे un-1 प्लस 1/2 ए, इधर भी हो जाएगा 1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग घटा देंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो ये हो गया यू एन प्लस 1/2, इधर हो गया ए एन स्क्वायर, माइनस को अंदर करेंगे और साथ में ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यू एन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस यू हो गया, ये भी अंदर जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस, तो 1/2 यहाँ हो गया, है ना, ए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा इधर 2n बच्चों। तो इस प्रकार हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू एन प्लस हो जाएगा 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, अब सबको हम लोग अंदर कर देंगे माइनस के साथ साथ 1/2 को, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा 1/2 ए एन स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा माइनस 1/2 ए, माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस और 2 कट जाएगा बच्चों, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कौन कौन टर्म कटेगा, देखिए ये टर्म और ये टर्म कट गया, यू एन कटेगा बच्चों, तो क्या बचा मेरे पास, बच गया यू, है कि नहीं, माइनस 1/2 ए प्लस यहाँ पर बचेगा ए। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें से हम लोगों को क्या कॉमन निकालना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पर u और प्लस हम लोग 1/2 a को कॉमन हम लोग कर देंगे, है कि नहीं, 1/2 को हम लोग यहाँ पर कॉमन कर देंगे। तो कुछ यहाँ पर छूट रहा है, कुछ छूट रहा है बच्चों, यहाँ से a, तो यहाँ पे 2 कटेगा तो a n होगा ना बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2n और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, एस एनवें सेकेंड है में एस एनवें सेकेंड में तय की गई दूरी का व्यंजक मेरा कितना निकल गया बच्चों, इस प्रकार हो गया, है कि नहीं, ये मेरा व्यंजक हो गया। ये बहुत सुंदर व्यंजक है ना। तो इससे आप लोग जो है इसमें एक न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल्स किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, है कि नहीं, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों को समझने में इसको आसानी होगा बच्चों। तो यहाँ एक प्रश्न यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एक नियत, है ना, एक नियत त्वरण से
गतिशील, एक नियत त्वरण से गतिशील वस्तु दूसरे सेकेंड में 20 मीटर तथा चौथे सेकेंड में 30 मीटर दूरी तय करती है, 30 मीटर दूरी तय करती है ना। छठे सेकेंड में है ना तय की गई छठे सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो आप लोगों को ऊपर के व्यंजक से मालूम ही है। प्रश्न क्या है, देखिए, एक नियत त्वरण से गतिशील वस्तु दूसरे सेकंड में 20 मीटर तथा चौथे सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करती है, तो छठे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो हम लोग समीकरण से जानते हैं कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है कि नहीं, n है ना, तय की गई दूरी SN है यदि है, तो इसका व्यंजक कितना होता है u + 1/2a, इधर हो जाएगा 2n-1। तो हमने क्या बोला कि दूसरे सेकंड में तय की गई दूसरी, है ना, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है बच्चों, तय की गई दूरी 20 मीटर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 20 हो जाएगा = u प्लस वहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो गया a, और ये कितना हो जाएगा देखते हैं, दूसरे सेकंड है तो 2 × 2 हो जाएगा बच्चों, है ना, 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देख पा रहे हैं आप लोग, ये हो गया u प्लस, है कि नहीं, ये हो जाएगा 3a/ यहाँ पर 2, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी प्रकार है ना चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी जो है मेरे पास वो 30 मीटर है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 30 = हो जाएगा 1 प्लस, है कि नहीं, 30 = u + 1/2a हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो समीकरण है यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7 हो जाएगा बच्चों। तो एक्सप्रेशन कितना निकल गया देख पा रहे हैं कि 30 = u प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7a/2, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे बच्चों। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम लोग हल करेंगे तो इससे हम लोगों को u का वैल्यू निकल जाएगा और साथ में हम लोगों को a का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हम लोग छठे सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक निकालते चलिए। हम लोग इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग निकालेंगे। इस पेज को मैं अभी साइड में ही रख लेता हूँ, इस पेज को हम लोग साइड में ही रख लेते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 मेरा क्या है बच्चों, समीकरण 1 आप लोग कॉपी में ही उतारे होंगे। तो समीकरण 1 मेरा इस प्रकार है कि 2a = u + 3a/2, ये मेरा समीकरण 1 था। और यहाँ पर जो चौथे यहाँ पे 20 था बच्चों, 2a नहीं था, ये 20 था नहीं, और यहाँ पर कितना था, 30 = u + 7a/2, ये मेरा समीकरण नंबर 2 था। तो दोनों को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि u समान है, इसलिए क्या कर देंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटाने पर हम लोग करेंगे तो इसका हम लोग को कुछ वैल्यू निकल जाएगा। माइनस कर देते हैं इसको, तो ये u कैंसिल हो गया, तो 20 में से 30 घटेगा बच्चों तो -10 आ गया। यहाँ पर भी हो गया 3a/2, 7a/2, इसको हम लोग माइनस करेंगे, है कि नहीं, बेस इसका इक्वल है इसलिए ऊपर ऊपर माइनस हो जाएगा। तो 4a/ यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4a, तो डेट सिंप्लाइज a = 20/4, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 5 मीटर/सेकंड² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में a का वैल्यू रखेंगे तो u का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो गया देखिए 20 = u +
3a/2 है, तो 20 इज इक्वल टू u प्लस 3 इंटू 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू u, और ये हो जाएगा 50/2, तो डेट सिंप्लाइज 20 इज इक्वल टू u, है ना, प्लस इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 7.5 आएगा। इसको हम लोग बराबर किधर करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7.5 इज इक्वल टू यू। अब हम लोग u इज इक्वल टू हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि 20 में 7.5 को घटाएंगे तो ये 5 हो गया, नहीं इधर 19 बचेगा, और 12 लगभग आ जाएगा, नहीं 12.5 आ जाएगा, तो इतना मीटर पर सेकंड आ गया। तो हम लोग छठे सेकंड में तय की गई दूरी निकालेंगे, तो यहाँ n बराबर कितना है, छठे सेकंड में तय की गई दूरी। तो हम लोग समीकरण भी जानते हैं, समीकरण क्या होता है बच्चों, समीकरण होता है SNV इज इक्वल टू यू प्लस 1/2a, यहाँ पर होता है 2n-1, तो n का वैल्यू यहाँ पर आपका हो गया 6, a का वैल्यू हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड u का वैल्यू हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब वैल्यू को रख देंगे, तो SNV कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना हो गया 12.5 प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना हो गया मेरा 5, और एन का वैल्यू दिया हुआ है 6-1, तो कितना हो गया देखिए 12.5, और ये कितना हो जाएगा 5/2, और इधर देखिए 12 में से एक गया तो हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 12.5, अब ये हो गया 55/2, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये भी 2 बार में गया, ये 7 पॉइंट लगभग 5 आ जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1, नहीं, और 7 8 9 और 1 होगा 10 के 0 हाथ में बच गया 3, है ना, और 2 1 3 और 1 यहाँ पर बचेगा 4, तो कुछ इतना ही आंसर होगा। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना, ये 40 मीटर इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये इजी प्रश्न जो है आप इस न्यूमेरिकल्स से आप बना सकते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल्स जो हम लेसन के लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग जो है अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कलन विधि द्वारा जो होता है किस प्रकार जो हम लोग गति का समीकरण को प्राप्त करते हैं बच्चों, जिसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए कलन विधि द्वारा गति का समीकरण, कलन विधि द्वारा गति का समीकरण हम लोग आज देखेंगे बच्चों। चलिए तो देखिए माना कोई कण t1 समय में, माना कोई कण t1 समय में x1 दूरी, है ना, प्रारंभिक वेग u से तथा अगले t2 समय में x2 दूरी अंतिम वेग, है ना, अंतिम वेग v से तय करता है, अंतिम वेग v से तय करता है, तो है ना, तो है ना, तो कण के द्वारा dt समय में, तो कण के द्वारा dt समय में तय की गई दूरी dx है, जो dv वेग से तय करता है, dv वेग से तय करता है, जो dv वेग से तय करता है। तो कण में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, तो कण में उत्पन्न त्वरण कितना होगा,
तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं बच्चों, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो कण में उत्पन्न त्वरण ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डेट सिंप्लाइज डी वी इज इक्वल टू ए डी टी होगा। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड समाकलन करने पर, है ना, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो इसको हम लोग समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया डी वी, ये हो गया इंटीग्रेशन ए, और ये हो जाएगा डी टी। तो बच्चों वेग, कण का जो वेग मैंने माना था वो प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो कण का वेग u से v में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए प्रारंभिक वेग u है और यहाँ पर हो गया v। तो वेग, उसका वेग कितना बदल रहा है, u से लेकर के v तक परिवर्तित हो रहा है बच्चों, u से लेकर के v तक परिवर्तित हो रहा है कण का वेग। और यहाँ पर जो होता है त्वरण जो कांस्टेंट है, हम क्योंकि पहले ही इस समीकरण को निकाल दिए हैं कि एक समान त्वरण के लिए है ना, परिवर्तित त्वरण के लिए यहाँ पे समीकरण नहीं ज्ञात किया, इसलिए त्वरण नियतांक होगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो समय यहाँ पर वेरिएबल है, तो प्रारंभिक समय t1 हो गया और ये दूसरा समय यहाँ पर t2 हो गया। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग हल करेंगे और जानेंगे क्या होता है। तो dv का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि v होता है, यहाँ से u हो गया, ये v हो गया, a कांस्टेंट हो गया। तो dt का भी इंटीग्रेशन t हो जाएगा, टाइम आ जाएगा t1 और यहाँ पर हो जाएगा t2। तो लिमिट आप देखिए, एक बार ये लिमिट इस v को संतुष्ट करेगा, एक बार ये लिमिट इस v को संतुष्ट करेगा और बीच में माइनस का साइन रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v माइनस यू, पहले ऊपर वाला लिमिट संतुष्ट करेगा, उसके बाद नीचे वाला लिमिट संतुष्ट करेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया a, एक बार t2 को, है ना, ये t को t2 संतुष्ट करेगा, उसके बाद t1 संतुष्ट करेगा। तो कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग t मान लेंगे, किसको t मानते हैं बच्चों, तो t2 माइनस t1 को हम लोग t माना, सुविधा के लिए मान लिया। तो डेट सिंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू at हो गया, है कि नहीं। अब ये हो जाएगा at हो जाएगा, और पुनः हम लोग u को बराबर को उधर कर देंगे, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस at। ये मेरा एक गति का समीकरण हो जाता है, कलन विधि द्वारा मैंने इसको ज्ञात किया। ये समीकरण नंबर 1 हम लोग पाते हैं बच्चों। तो अब इसी समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों। तो किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, तो वेग का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वेग के परिभाषा से क्या हम लोग जानते हैं, वेग के परिभाषा से तो v इज इक्वल टू होता है dx बाय dt होता है। तो v का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे बच्चों। तो यह मान लिखेंगे कि यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम लोग रखेंगे तो ये वैल्यू को कुछ प्राप्त हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू u प्लस at प्राप्त होगा बच्चों। अब इस dt को जो हम लोग उधर से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा u dt प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो जाता है a t और इधर हो जाएगा हम लोगों को dt। अब सब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तथा सीमा रखने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, और इसका हम लोग लिमिट को रख देंगे। तो x का लिमिट कहाँ था, कण का प्रारंभिक वेग दूरी x1 था, है ना, और अंतिम दूरी x2 था, इस प्रकार लिमिट रख देंगे। यहाँ पर ये क्या है, मेरा u देख रहे हैं कांस्टेंट है ना, यह अंतिम वेग है, नियत है, इसीलिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन सिर्फ होगा वो टाइम का होगा, ये हो गया t1 t2 तक होगा। a भी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। यहाँ t dt है, t मेरा यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t1 से t2 तक। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, और ये हो गया x1 से लेकर के x2। dt का इंटीग्रेशन t होता है, इसीलिए यहाँ से हो जाएगा t1 से लेकर t2 तक हो जाएगा। और t dt का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों, वो होता है t²/2। किस फार्मूला से होता है, तो हम आप लोग को बता देते हैं, a⁴n x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार होगा, a⁻n−1/n−1 होता है बच्चों, है कि नहीं, सॉरी n माइनस नहीं, n+1 होता है कि नहीं, a⁻n+1/n+1 होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि t का पावर कितना है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और नीचे में हो गया, नीचे 2 हो गया बच्चों। तो इसका भी लिमिट आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा t1 से लेकर के t2 तक आएगा। तो अब लिमिट संतुष्ट करेंगे, तो लिमिट संतुष्ट कितना हो जाएगा, x2 - x1। यहाँ पर भी लिमिट संतुष्ट करेगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, t2 - t1। तो यहाँ पर भी लिमिट संतुष्ट करेगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, t2 - t1 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया 2। तो मैंने t2 - t1 को t माना है,
और x2 माइनस x1 को हम लोग s माना है, तो x2 माइनस x1 को s लिख दिया और ut हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ये भी हो गया a, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर, तो ये हमको समीकरण प्राप्त हो जाता है कलन विधि द्वारा, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, x2 माइनस x1 को s सुविधा के लिए मान लिया, तो ये समीकरण हमको प्राप्त हो गया बच्चों। तो ये कोई बाहरी वाला है ना, है नहीं, जिसको 2 बार 3 बार इंटीग्रेशन आप लोग करिएगा तो आराम से सीख सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे का जो समीकरण है उसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग उसको देखेंगे बच्चों। तो चलिए, तो हम लोग त्वरण का डिफिनेशन तो जानते हैं बच्चों। त्वरण क्या होता है, देखिए त्वरण की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्वरण का परिभाषा जो होता है बच्चों, a इज इक्वल टू होता है dv बाय, है ना, dv/dt होता है कि नहीं। तो डेट सिंप्लाइज, इस समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाय यहाँ पे कर देंगे dx और यहाँ पर करेंगे dx/dt। क्यों करेंगे, क्योंकि dx कटेगा फिर जैसे पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा इसका है ना वजह है क्यों मैंने ऐसा किया। तो dv/dx कोई वैल्यू नहीं होता है इसका, लेकिन dx/dt का वैल्यू होता है। इसको हम लोग भी कहते हैं वेग। क्यों कहते हैं वेग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया d, है ना, v dv और नीचे में हो गया dx। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे बच्चों इस प्रकार, ये हो गया v dv इज इक्वल टू a dx। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर देंगे और साथ में उसका लिमिट भी रख देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, नहीं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर उसके सीमा रखेंगे। तो वेग की सीमा है, तो कण का वेग, प्रारंभिक वेग कितना था, कण का प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग उसका v था, तो ये हो गया dv हो गया, ये a है ना, इंटीग्रेशन x है, विस्थापन है, तो विस्थापन का लिमिट x1 था और अंतिम विस्थापन उसका x2 था बच्चों। तो अब हम लोग पहले जान चुके हैं कि v dv टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है v²/2 होता है और लिमिट यहाँ पर आ जाएगा u2v और ये हो गया ax और ये हो जाएगा x1 से लेकर के x2 तक होगा। अब लिमिट इसको हम लोग बैठाएंगे बच्चों, तो ये लिमिट बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक का आ जाएगा v² और इसका आ जाएगा u² और यहाँ से 2 मेरा चले आ जाएगा, तो ये हो गया 2a और x में लिमिट बैठेगा तो हो जाएगा x2 माइनस x1, जिसको हम लोग s माने हैं बच्चों पहले से। तो ये कितना हो गया v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as बराबर के उधर आप u² को कर दीजिएगा तो हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा u² और इधर हो गया 2as हो गया बच्चों। तो ये मेरा एक नया गति का समीकरण मुझे प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मानते हैं। तो हम लोग वही अब समीकरण प्राप्त करना है इंटीग्रेशन मेथड से कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी का क्या समीकरण होता है, व्यंजक होता है। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का व्यंजक निकालना है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि nवें सेकंड में दूरी का परिभाषा क्या होता है बच्चों। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी, है ना, nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होता है, n सेकंड में तय की गई दूरी, n सेकंड में तय की गई दूरी तथा n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी का अंतर होता है, तय की गई दूरी का अंतर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी जो होती है वो xn है ना, या sn है, जो भी आप लोग कहेंगे। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, है कि नहीं, कहाँ से करेंगे, 0 से n सेकंड में पहले हम लोग निकालते हैं।
तो ये हो गया। अब अंतर करेंगे कहाँ से, n-1 सेकेंड तक हो जाएगा, तो ये अंतर मेरा निकल गया, है कि नहीं। देख रहे हैं कि n सेकेंड में तय की गई दूरी और n-1वें सेकेंड में तय की गई दूरी का अंतर जो होता है n-1वें सेकेंड में तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार देखिए लिखेंगे, है कि नहीं। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 से n है ना, तो पहले लिखेंगे 0 से n-1 dx, फिर प्लस हो जाएगा n-1 से n, इधर हो जाएगा dx, फिर हो जाएगा 0 से n-1 dx। तो देखिए इसको हमको ये वाला जो टर्म जो देख रहे हैं, इस टर्म को हम लोग दो टर्म में लिखे हैं। कैसे किए हैं, 0 से n-1 तक पहले ले गए, फिर n-1 से n तक ले गए, क्योंकि हम जानते हैं कि n-1 का मान जो होता है n से छोटा होता है, इसीलिए हम लोग उसको दो हिस्सा में तोड़ दिए। ऐसा करने का कारण होता है क्यों, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों मेरा कट जाएगा और सिर्फ जो मुझे प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, n-1 से n और इधर dx होगा बच्चों, ये चीज़ हमको प्राप्त होगा। और इस समीकरण जो होता है हम लोग वैल्यू इसका हम लोग जानते हैं, कहाँ से जानते हैं बच्चों, तो आप लोग जानते हैं एक वेग का समीकरण होता है v = u + at होता है। तो v का वैल्यू हम लोगों ने बैठाया था dx/dt = u + at हम लोगों ने बैठाया था। तो dx = क्या हो जाता है यहाँ पर, u dt + at dt हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग तो पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये dx का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख करके इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, n-1 से लेकर के n तक होगा, और dx का वैल्यू यहाँ पर आ गया मेरा u dt + at dt। तो ये चीज़ मेरा आ गया। इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे बच्चों, अलग अलग करेंगे। तो xn = हो गया इंटीग्रेशन n-1 से लेकर के n, u कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dt, है कि नहीं। a मेरा बाहर आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो जाएगा, t का हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, n-1 से लेकर के n तक होगा, ये हो गया t dt। तो डेट सिंप्लाइज। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक हम लोग पहुंचेंगे। u हो गया, t का इंटीग्रेशन, तो t होता है बच्चों, लिमिट आ जाएगा n-1 से लेकर के n तक आएगा। यहाँ पर हो गया a t dt का /2 होगा, यहाँ से हो गया n-1 से लेकर के n तक जाएंगे बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया SN, हो सकता है कि इसका लिए दूसरा पेज भी हम लोग को लेना पड़े। तो यहाँ पर हो गया, है ना, यहाँ हो गया n-n, यहाँ पर हो जाएगा +1, इसको क्योंकि दोनों के लिमिट के बीच में अंतर माइनस का होता है, प्लस यहाँ पर हो गया a/2, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा n², फिर हो जाएगा -n-1 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। चलिए इसको लोग नेक्स्ट पेज में ही लोग सॉल्व करेंगे। इतना को पहले आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, है ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे बच्चों। आप लोग उतारने के लिए जो होता है वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, है कि नहीं, उसको उतार लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखेंगे। तो मेरा जो समीकरण था बच्चों कुछ इस प्रकार था, मैं एक बार फिर से उसको लिख देता हूँ कि xn = है मेरा u, है ना, लिमिट बैठाने के बाद आया था n+1, फिर आया था +a/2, और इधर था n² माइनस था n-1 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार था। तो हम लोग डेट सिंप्लाइज देके सॉल्व करेंगे। xn = ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा u और यहाँ पर हो जाएगा a/2। तो इसको हम लोग देखेंगे n², यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है, साथ में माइनस को भी हम लोग अंदर करते जाएंगे। तो n² -1 और प्लस हो जाएगा बच्चों 2n। तो देखिएगा n² कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर बच गया u + a/2 और इधर बच गया मेरा 2n - 1। तो यही समीकरण मैंने सामान्य गणितीय विधि द्वारा भी ज्ञात किया था, और अभी देख रहा हूँ कि कलन विधि द्वारा भी ये समीकरण मेरा ज्ञात हो गया है बच्चों। तो इसी प्रकार जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि, है ना, ग्राफीय विधि द्वारा जो होता है वो गणित का समीकरण गति का समीकरण जो होता है कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों, हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। और
आज बस इतना ही रखूँगा मैं इस क्लास को बच्चों, क्योंकि इस क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट है ना दिन देखेंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा जो होता है वो गति का समीकरण को कैसे साबित किया जाता है बच्चों। कुछ आज वीडियो को लंबा नहीं खींचने का कारण ये भी है कि आज जो है कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो रहा है, लेकिन हमारे घर के जस्ट बगल में सड़क है, वहाँ पर आज काफ़ी मात्रा में भीड़ जमे है, जिसकी वजह से गाड़ी का ना काफ़ी ज़्यादा सायरन बज रहा है, हॉर्न बज रहा है उसका। तो इसलिए जो है आज क्लाइमेट भी नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो आज इतना ही बच्चों मैं वीडियो बना करके आज समाप्त करना चाहूँगा। बच्चों आप लोग जो है इस चैनल पर हमेशा बने रहें, मेरे द्वारा दिया गया सारा टास्क को पहले पूरा करें, अच्छा से पढ़ें लिखें, इसको अच्छा से नोट्स बनाएं, है ना। जो बच्चे क्लास में नए हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लोग से यही कहूँगे कि आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, और खूब पढ़ाई करें बच्चों मन लगा करके, जिससे आप लोग 12th के एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाएं बच्चों। थैंक यू। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।